गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आय का तीसरा शीर्षक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस हेड में इनकम पर कर लगाने का आधार क्या है? धारा 28 के अनुसार इस शीर्षक में व्यवसाय, जिसमें व्यापार भी शामिल है, वाणिज्य भी शामिल है, निर्माण कार्य भी शामिल है, साहसिक कार्य भी शामिल है, पेशे एवं धंधे की आय सम्मिलित की जाती है। चाहे वो बिजनेस की इनकम हो, चाहे प्रोफेशन की हो, चाहे वोकेशन की हो, तो उसको इस शीर्षक में शामिल करते हैं। और इसमें सट्टे की आय पर भी इसी शीर्षक में कर लगता है, लेकिन जुए की आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, बल्कि वह अन्य साधनों से आय, जो पांचवा शीर्षक है, उसमें होगी। व्यवसाय या पेशे की आय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको अपने को ध्यान में रखकर इस शीर्षक की कर योग्य आय निकालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, व्यवसाय या पेशे गत वर्ष में चलाया जाना चाहिए। गत वर्ष में किसी भी अवधि के लिए चलाया जाना चाहिए, चाहे वो पूरे 12 महीने की हो, चाहे इससे कम अवधि हो। अतः यह अनिवार्य नहीं है कि व्यवसाय या पेशे को गत वर्ष की संपूर्ण अवधि में या गत वर्ष की समाप्ति तक चलाया गया हो। दूसरा पॉइंट है, करदाता के सभी व्यवसायों की सम्मिलित आय पर कर लगाया जाता है। यदि किसी व्यवसाय से हानि हो तो दूसरे व्यवसाय की आय में से उसकी पूर्ति सेट ऑफ की जा सकती है। अगर एक करदाता की एक से ज़्यादा व्यवसाय है तो सभी व्यवसायों की आय को अपन इस शीर्षक में शामिल करेंगे, और उसमें से किसी व्यवसाय की हानि हो तो दूसरी व्यवसाय की आय से उसकी पूर्ति की जा सकती है, सेट ऑफ किया जा सकता है। इसका फायदा करदाता को मिलता है। सट्टे के व्यापार से लाभ इसी शीर्षक में कर योग्य होते हैं, परंतु सट्टे के व्यापार से लाभ और हानि को अन्य व्यापारिक आयों से अलग रखा जाता है। उसका क्या कारण है कि सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति केवल सट्टे के व्यापार के लाभ से ही हो सकती है, सामान्य व्यापार के लाभ से नहीं हो सकती है। यद्यपि व्यावसायिक जो हानि होती है, जो किसी व्यापार की हानि है, उसकी पूर्ति अपन चाहे तो सामान्य व्यापार की आय में से कर दें और चाहे सट्टे के लाभ में से की जा सकती है। चौथा पॉइंट क्या है, भावी प्रत्याशित या संभाव्य एवं काल्पनिक लाभ की आय गत वर्ष की कर योग्य आय नहीं हो सकती। वैध और अवैध व्यवसाय से आय दोनों ही शीर्षक में कर योग्य है। चाहे लीगल एंगल से देखें, चाहे इलीगल एंगल से कोई बिजनेस इनकम अर्न हुई है तो वो इसी शीर्षक में कर योग्य होगी। छठा पॉइंट देखिए, लाभकारक स्वामित्व। धारा 28 के अंतर्गत व्यापार के लाभों पर आयकर लगाते समय कानूनी स्वामित्व, लीगल ऑनरशिप के साथ साथ लाभकारी स्वामित्व, बेनिफिशियली ऑनरशिप भी कंसिडर किया जाता है। जैसे बेनामी स्वामी के लिए आय कर योग्य नहीं होगी, बल्कि वास्तविक प्राप्तकर्ता के लिए आय कर योग्य होगी। सातवां पॉइंट देखिए, व्यापार बंद होने पर संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त होने वाले लाभ इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होते हैं। वो पूंजीगत लाभ होते हैं, वो अलग शीर्षक में आएंगे। यदि चालू गत वर्ष में किसी ऐसी राशि के संबंध में वसूली होती है जिसको पिछले किसी गत वर्ष में हानि, व्यय या दायित्व के रूप में कर योग्य आय की गणना करते समय कटौती दी गई है, तो ऐसी प्राप्त राशि गत वर्ष की व्यावसायिक आय के रूप में कर योग्य होगी। जबकि उसका संबंध पिछले गत वर्षों से है, लेकिन प्राप्त चालू गत वर्ष में हो रही है, इसलिए इसको यही कर योग्य करेंगे। लेखा शास्त्र के सिद्धांत और वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों का पालन करेंगे। जब अपन व्यवसाय की आय की गणना करते हैं कर योग्य, तो उसमें आयगत प्राप्तियां होती है, आयगत भुगतानों के आधार पर की जाती है, परंतु कुछ पूंजीगत भुगतानों की भी कटौती व्यवसाय की आय की गणना करते समय स्वीकृत होती है, जिसको अपन अलग अलग बिंदु में आगे चलकर देखेंगे। लेखांकन की जो विधियां हैं उनके आधार पर लेखा पुस्तकें रखी जाती है। तो वो दो प्रकार की है। एक तो कैश सिस्टम। इस पद्धति में आय की गणना करते समय केवल ऐसी आय को ही सम्मिलित किया जाता है जो गत वर्ष में प्राप्त हो गई हो,
चाहे उसका संबंध पिछली अवधि से हो चाहे आगामी अवधि से। इसी प्रकार से इस विधि में केवल ऐसे व्ययों को घटाया जाता है जिनका भुगतान नकद में कर दिया गया हो, चाहे व्ययों का संबंध किसी भी अवधि से हो। ये तो है कैश सिस्टम। और एक होता है व्यापारिक आधार पर मर्केंटाइल सिस्टम। इस पद्धति का प्रयोग करने पर व्यापारिक लेखे इस आधार पर बनाए जाते हैं कि गत वर्ष की समस्त आय गत वर्ष में ही कर योग्य होगी, चाहे ऐसी आय प्राप्त हुई हो चाहे नहीं हुई हो। यानी उपार्जित आधार पर, अर्न आधार पर उसको इनकम में लेंगे। इसी प्रकार से गत वर्ष के सभी व्ययों को गत वर्ष में ही अप्लिक किया जाएगा, चाहे उसका भुगतान गत वर्ष में हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। तो इन आधार पर लेखा पुस्तकें रखी जाती है, वो पहले से निर्धारित होगी। लेकिन कुछ अनेक व्यय ऐसे होते हैं जिनका कभी भी भुगतान से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट, माल की हानि। और इस प्रकार के व्ययों की देयता के आधार पर छूट मिलती है। किसी व्यवसाय ने अपनी लेखा पुस्तकों में जिस विधि से लेखा किया है, इस शीर्षक की कर योग्य आय की गणना उसी विधि से की जाएगी। सामान्यतः व्यवसाय में व्यापारिक पद्धति का उपयोग होता है, और जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं जिनकी पेशे की आय होती है, धंधे की आय होती है, वो ज़्यादातर नगद पद्धति से लेखा पुस्तकें रखते हैं। तो अपन जिस पद्धति से लेखा पुस्तकें रखी गई है उसके अनुसार ही कर योग्य आय की गणना करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अपन जो हेडिंग ले रहे हैं कि स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। व्यवसाय और पेशे की आय का क्षेत्र क्या है, इसमें कौन सी आय किस तरह से कर योग्य होती है, ये अपन इस हेडिंग में देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 में स्कोप ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन देख रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट है व्यवसाय या पेशे की आयगत प्रकृति की सामान्य आय। माल की बिक्री से जो प्राप्ति होती है, व्यावसायिक सेवा कार्य से प्राप्ति होती है, जैसे होटल, सिनेमाघर, अस्पताल आदि द्वारा प्राप्त राशियाँ। पेशागत आय जो पेशेवर व्यक्तियों को प्राप्त होती है सेवा शुल्क के रूप में। कमीशन, बट्टा, दलाली, आड़त की आय। अपने कर्मचारियों को दिए गए मकान का प्राप्त किराया, ये भी व्यापार की आय में आएगा। तो ये सामान्य आयगत प्रकृति की जो आय है, जो व्यवसाय और पेशे से संबंधित है, वो इस शीर्षक में कर योग्य होती है। लेकिन धारा 28 में वर्णित कुछ आयें ऐसी है जो पूंजीगत प्राप्ति के रूप में होती है, परंतु व्यवसाय और पेशे की आय शीर्षक में उनको कर योग्य करते हैं। वे कौन सी हैं, देखिए इसमें पहला पॉइंट है विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि। धारा 28(2) के अनुसार किसी भारतीय कंपनी या अन्य कंपनी का पूर्ण या लगभग पूर्ण प्रबंध की कार्य देखने वाले व्यक्ति के अनुबंध की समाप्ति पर या शर्तों में परिवर्तन पर प्राप्त राशि, ये व्यवसाय की आय में आएगी। एजेंसी की समाप्ति या उसकी शर्तों में परिवर्तन के बदले प्राप्त राशि। व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा किसी संपत्ति का प्रबंध और नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर प्राप्त राशि। निर्यात व्यापार से संबंधित कुछ व्यवहारों की आय है, वो इस शीर्षक में कर योग्य होगी। आयात लाइसेंस के अधिकार को बेचने से आय। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार से प्राप्त नगद सहायता। तटकर एवं उत्पादन कर की वापसी। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं जो भी व्यवसाय आय शीर्षक में कर योग्य होगी। आय वस्तु या अनुलाभ के रूप में, इनकम इन काइंड और परकेजेस, व्यवसाय या पेशे की क्रियाओं के फलस्वरूप नगद के स्थान पर मिले अनुलाभ और वस्तु का मौद्रिक मूल्य भी इस शीर्षक में कर योग्य होगा। साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस, कमीशन, ब्याज आदि पारिश्रमिक। साझेदार के लिए उतनी राशि व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी जितनी राशि फर्म को खर्चे के रूप में स्वीकृत की गई है, क्योंकि कुछ प्रावधान इनकम टैक्स में दिए गए हैं। जो साझेदारी फर्म होती है उनको खर्चे के रूप में ये मदें कितनी कर योग्य, कितनी स्वीकृत होती है खर्चे के रूप में, उतनी ही साझेदार के लिए वो आय मानी जाएगी।